हेलो एवरीवन, आर्ट डेस्क तक फॉर यू में आप सबका स्वागत है। क्या आप भी अपने डिजाइनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर इसमें अपना करियर या फ्यूचर बनाना चाहते हो? तो ये चैनल आप जैसे लोगों के लिए बनाया गया है। तो मेरा नाम है रेणुका और मैं जेजे में पढ़ने वाली अप्लाइड आर्ट की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना 7 साल का ड्राइंग एंड डिज़ाइन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपने डिजाइनिंग जर्नी में क्या क्या सीखा, कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस किए, उन्हें कैसे ओवरकम किया और टाइम के साथ कौन कौन सी चीज़ें सीखी। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है 2D डिज़ाइन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छी 2D डिज़ाइन बनाने के लिए और समझने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे प्रैक्टिसेस है जो हमें करने चाहिए, ताकि एट द एंड आप भी एक अच्छी 2D डिज़ाइन बना सको। और ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो हम सब करते हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारी डिज़ाइन फेल ना जाए। क्योंकि सब लोग सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स दिखाते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है कि उसे किस तरह से बनाना चाहिए, या फिर उसके पीछे का कोई भी स्टेप्स नहीं बताता। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मैं आपको जितने भी प्रैक्टिसेस बताऊंगी वो सब सब देख के आप एक अच्छी 2D डिज़ाइन ज़रूर बना पाओगे। और इस वीडियो में आपको जितने भी ड्राइंग्स दिखेंगे वो सारे मेरे प्रैक्टिस वर्क्स है, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह सिर्फ अच्छे अच्छे ड्राइंग्स दिखा के लाइक्स नहीं कमाना चाहती, क्योंकि वो तो आपको गूगल पे या पिंटरेस्ट पे भी देखने मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको लर्निंग स्टेज के प्रैक्टिसेस दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि आपको किस तरह से प्रैक्टिसेस करने चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप कोई भी स्टेप्स मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि भले ही आप दुनिया के कोई भी डिज़ाइन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल सीखने ही पड़ते हैं, जो इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जो कि शायद आपके लिए एक ओवरडोज भी हो सकता है। लेकिन मैं भी हेल्पलेस हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इस वीडियो के बीच में ब्रेक लो और पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को देखो। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, या फिर आप इस वीडियो को वॉच लेटर में भी ऐड करके रख सकते हो। मैंने इस वीडियो के टाइम स्टैम्प भी बनाए हुए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वीडियो को बाद में आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख सकते हो। तो चलिए बिना कोई और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि फ्री हैंड ड्राइंग। तो अगर आपने स्टेट लेवल ग्रेड एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें फ्री हैंड ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट होता है, जो अभी निकाल दिया गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। तो चलिए हम देखते हैं। तो उसमें 2 टाइप्स होते थे, एक तो जिसमें प्रोपोर्शनेटली एनलार्ज करना होता था, जैसे ये किया हुआ है, और एक दूसरा जिसमें हमको प्रोपोर्शनेटली मिररिंग करना होता है, जो कि सिमेट्रिकल टाइप ऑफ ड्राइंग रहता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रोपोर्शनेटली एनलार्ज करने के ऊपर। तो उसमें ग्रेड लाइंस का यूज़ किया जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। ये ग्रेड एग्जाम की बुक है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिज़ाइन है ड्राइंग, उसको देख के ये बनाया गया है। तो आपको एग्जाम में कैसा आता था कि 2 इंच का या छोटा सा एक ड्राइंग आता था ऐसा, और उसको देख के तुमको प्रोपोर्शनेटली बड़ा बनाना रहता था, 8 इंच का या 10 इंच का। तो उसके लिए मोस्टली ये ग्रिड पैटर्न्स जो है ना, ग्रिड लाइंस, उसका यूज़ करते थे। और ये जो ग्रिड लाइंस का जो टेक्निक है ना, ये बहुत यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सली सबको पता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉल पेंटिंग कर रहा है बड़ी, तो उसमें भी उसके हाथ में देखोगे आप तो रेफरेंस इमेज बहुत छोटा होगा, और उसके ऊपर से वो प्रोपोर्शनेटली उसको बड़ा ड्रॉ करता है वॉल पेंटिंग पे। तो वो ये टेक्निक यूनिवर्सली सब लोग फॉलो करते हैं। और इसमें क्या है ना कि इसमें आपकी एबिलिटीज़ दिखती है कि आप कितना उसको प्रोपोर्शनेटली उसके थिकनेसेस मेंटेन कर पा रहे हो, उसके साइजेस मेंटेन कर पा रहे हो, उसमें के जो डिस्टेंस वगैरह है वो कितने आप ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आप उसके प्रॉपरली प्लेस कर पा रहे हो। जैसे आप ये भी देख सकते हो, ये सेकंड टाइप है, जिसमें हम लोग ने बोला था कि सिमेट्रिकल टाइप ऑफ ड्राइंग होता है, जिसमें तुमको दोनों भी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल होता है। तो इसका भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ये डिज़ाइन जो है वो ग्रेड बुक में से देख के बनाई हुई है। तो इसमें दोनों भी है, इसको आपको प्रोपोर्शनेटली एनलार्ज भी करना है, और इसमें सिमेट्रिकल दोनों साइड्स इक्वल भी ड्रॉ करने हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें भी आपको वही होता है कि इसमें आपके थिकनेसेस वगैरह है वो आप कितने अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो, वो आपकी एबिलिटीज इसमें से दिखाई देती है। जैसे आप भी देख सकते हो ये इसे किया कैसे जाता है। तो अभी ये डिज़ाइन है एक, उसमें आप देख सकते हो कि अगर आपको एक यहाँ पे लीफ बनाया है, तो यही लीफ अगर आपको यहाँ पे सेम बनाना है, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ से मेजरमेंट लेते हो कि ये लीफ का ये पॉइंट है वो कितना मेजर है ये साइड में, और वही सेम आप यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हो, और फिर उस हिसाब से आपको वो इक्वली डिस्टेंस पे मेंटेन करके बनाना रहता है। और इसमें कई बार क्या होता है कि ये जो आप लाइंस देख रहे हो, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ किए हैं नीचे से ताकि उसकी अलाइनमेंट मेंटेन हो, और कई बार ये वर्टिकल लाइंस भी यूज़ किए जाते हैं ताकि उसके जो उसको रेस्ट्रिक्ट करे कि इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, वो उतने ही डिस्टेंस के अंदर आना चाहिए। तो ये सारे कुछ टेक्निक्स है ताकि आप उसे प्रोपोर्शनेटली प्रॉपर सिमेट्रिकल टाइप में बना सको।
फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक डिज़ाइन है, मतलब ड्राइंग है, जिसको ट्रेसिंग की मदद से बनाया गया है। आप इसमें देख सकते हो ये ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको 4, तो एक ट्रायंगल के ऊपर ड्रॉ करके उसको ट्रेस किया हुआ है। तो इस तरह से भी कुछ ड्राइंग्स निकाले जाते हैं। अगर आपको ट्रेसिंग के ऊपर कोई अच्छा मतलब और डिटेल में जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, तो आप हम उसके ऊपर एक नया वीडियो लेके आएंगे। तो ये वाला ड्राइंग जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी उसी टाइप का एक ड्राइंग है जिसको ट्रेसिंग की मदद से किया गया है, जिसको सीमलेस पैटर्न ऐसा कहा जाता है। तो फिर ये जो सीमलेस पैटर्न के जो डिज़ाइंस है इसमें आप देख रहे हो इसमें ओवरलैपिंग्स नहीं है, उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो ये जो डिज़ाइंस है ना, इसका रिलेशन आप सिरेमिक्स या फिर फैशन डिज़ाइन या फिर टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्रियों के साथ आप जोड़ सकते हो। जैसे ये अभी आप देख सकते हो ये भी उसी टाइप का एक डिज़ाइन है। तो अभी हम देखते हैं कलर मीडियम के बारे में। तो जब हम स्कूल लेवल में रहते हैं तब यूजुअली हम लोग क्रेयॉन कलर ये मीडियम से ही हम लोग ड्राइंग करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे कुछ स्कूल लेवल की वर्क्स है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब क्रेयॉन कलर से किया गया है। ये टाइम पे हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है कलर मीडियम की या कलर स्कीम्स की वगैरह, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब हम लोग पोस्टर कलर या मीडियम के ऊपर शिफ्ट होते हैं। जैसे आप ये कुछ मेरे 2D डिज़ाइंस देख सकते हो जिसमें मैंने पोस्टर कलर यूज़ किया हुआ है। जैसे ये भी है, इसमें हम लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसके लिए आप देख सकते हो कि ज़्यादा करके फ्रेश कलर्स है, ज़्यादा करके डल कलर्स नहीं यूज़ किए हुए हैं। इसके ऊपर मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगी। जैसे आप फिर ये वाले देख सकते हो, फिर जब हम थोड़े और बड़े होते हैं लाइक कॉलेज वगैरह में जाते हैं, ये मेरे कुछ CET के टाइम के प्रैक्टिसेस है। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर कलर या मीडियम के ऊपर मैं शिफ्ट हुई हूँ, उसमें कुछ किए हुए डिज़ाइंस है। जैसे ये भी एक डिज़ाइन है उसी टाइप की वाटर कलर में की गई हुई। फिर उसके बाद जब हम और थोड़े बड़े लाइक प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हैं या फिर कोई आर्ट स्कूल में जाते हैं तब हम लोग ऐसे पोस्टर कलर ये मीडियम यूज़ करते हैं। और जब हम लोग ये वाला पोस्टर कलर मीडियम यूज़ करते हैं तो उसमें उनको एक्सपेक्टेड होता है कि हम ज़्यादा फिनिशिंग दें, क्योंकि उसमें हम लोग को टाइम भी ज़्यादा मिलता है करने के लिए। लाइक हम लोग को 5 घंटे वगैरह मिलते हैं एक डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए, तो उनके एक्सपेक्टेशन थोड़े हाई हो जाते हैं कि आपको एकदम फिनिश वर्क करना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आपको आपके बेसिक फंडामेंट्स क्लियर करने के लिए कौन सी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। और अभी मैं आपको जो भी स्टेप बताऊंगी वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिसेस करें सेपरेट सेपरेट, ना कि एक पूरी 2D डिज़ाइन कंप्लीट करने के पीछे भागे। हम लोग की फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग को फॉर्म्स को डेवलप कैसे करना है। तो जैसे आप ये देख सकते हो ये कुछ मैंने फॉर्म्स बनाए हुए हैं, लेकिन हम लोग सब लोग स्टार्टिंग में ऐसे कॉपी करके ही फॉर्म्स बनाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो ये ग्रेड बुक में से देख के बनाए हुए ये कुछ फॉर्म्स है। जैसे ये बहुत डेकोरेटिव टाइप के फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपको देख के ही समझ में आ रहा था ये बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव फॉर्म्स है। लेकिन जब हम खुद से बनाने जाते हैं तब हमारे फॉर्म्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनने लग जाते हैं। हम लोग को वो ग्राफिकल फॉर्म्स बनाने की आदत नहीं होती है, जनरली हम लोग ऐसे रियलिस्टिक फॉर्म्स ही देखते हैं, इसके लिए हमारे फॉर्म्स भी कुछ इसी तरह से बनते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उसको फॉर्म्स को बनाने जाते हैं, जैसे अगर तुम दिमाग में रखोगे अपने बेसिक जो शेप्स होते हैं जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये शेप्स को दिमाग में रख के कुछ बनाने की कोशिश करो। जैसे अभी ये फॉर्म्स आप देख सकते हो, ये दो, ये डॉग और ये इसको देखो किस तरह से बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हो सब बेसिक फॉर्म्स ही है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही इस फॉर्म्स को डेवलप किया गया है। तो आप भी ऐसे कुछ फॉर्म्स मतलब डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये वाला भी जो आपको दिख रहा है एनिमल डॉग का जो पोजीशन है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा सब ऐसे बेसिक जो फॉर्म्स होते हैं, बेसिक शेप्स होते हैं, उसके ही मदद से ये बनाए गए हैं। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, ये आपको कुछ टैनग्राम दिखाई दे रहे होंगे, टैनग्राम की हमारी एक असाइनमेंट थी। इसमें भी आप देख सकते हो सब ग्राफिकल फॉर्म्स बनाए हुए हैं, सब बेसिक शेप से ही बनाए हुए हैं। तो इस तरह से आप कुछ ले सकते हो। तो मार्केट में ऐसे टैनग्राम्स के जो गेम आते हैं वो बहुत सारे मिलते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो ये सब टैनग्राम्स है अलग अलग टाइप्स के। तो ऐसे आप खरीद के खुद से भी ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए कि किस तरह से आपको फॉर्म्स बनाने चाहिए, एक्चुअल में डेवलप किया जाता है। तो चलिए हम एक कुछ ट्राई करते हैं बनाने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो इतने सारे शेप्स हम लोग के पास है। अभी इसमें से अगर आपको कुछ फॉर्म बनाना है तो हम किस तरह से फॉर्म बनाएंगे, जैसे अभी कुछ ट्राई करते हैं हम कुछ बनाने के लिए। शायद इससे कुछ बन जाए। जैसे अब ये देख के मेरे को थोड़ा बहुत एनिमल जैसा कुछ तो फील आ रहा है, एक एनिमल टाइप कुछ बन रहा है। तो देखते कुछ बनता है क्या इससे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा सा एनिमल जैसा फॉर्म बिल्ड हुआ है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सब स्क्वायर, ट्रायंगल्स, यही सारे शेप्स है और इसके मदद से ये वाला फॉर्म बनाया हुआ है डॉग का। तो ऐसे ही आप अलग अलग टैनग्राम्स का यूज़ करके भी कर सकते हो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बेसिक शेप्स की मदद से आप ऐसे ग्राफिकल फॉर्म्स बना सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि अब रियलिस्टिक फॉर्म्स के ऊपर से ग्राफिकल फॉर्म्स के ऊपर और कैसे जाता है, और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। जैसे अभी ये कैप्सिकम का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एकदम रियलिस्टिक फॉर्म्स के कैप्सिकम्स है। फिर उसके बाद अगर जब हम उसको लाइक दिमाग में तुम रखो कि जो बेसिक हमारे शेप्स होते हैं लाइक 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर है, ये कुछ सिलेंडर्स है,
यहाँ पे देख सकते हो पिरामिड्स भी है, ये क्यूब है। तो ये सारी चीज़ों को आप दिमाग में रख के इन फॉर्म्स को थोड़ा डेवलप करने की ट्राई करो। जैसे अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी क्यूब को दिमाग में रख के उस तरह से ये कैप्सिकम को निकालने की कोशिश की है। वैसे ही आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी, अगर कोई अल्फ़ाबेट है जैसे अभी ये एन है, तो इसको भी आप ज़रूरी नहीं सिर्फ 2D में ही निकालो, इसमें भी आप 3D ऐसा वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सोचने की कोशिश करो। उसके बाद जैसे अभी ये देख सकते हो, वो जो हम लोग ने फॉर्म्स बनाए जो सीखे, उनको फॉर्म्स को ही अप्लाई करके ये डिज़ाइन कंप्लीट की गई है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा वो जो कैप्सिकम के जो शेप्स थे, ये वाले शेप्स, ये शेप्स की मदद से ही ये पूरा डिज़ाइन बनाया गया है। तो इस तरह से आप भी ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप सिर्फ फॉर्म्स को डेवलप करने की प्रैक्टिसेस करो। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि 2D डिज़ाइन तक हमें कैसे पहुंचना है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि अभी हम देखते हैं कि फॉर्म्स को अलग अलग तरीके से कैसे सोचा जा सकता है, या फिर एक ही फॉर्म को अलग अलग तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये विंडो करके टॉपिक दिया हुआ था, उसके ऊपर फॉर्म्स निकाले हुए हैं। जैसे आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्मल जो अपनी विंडो होती है उस तरह का निकाला गया है। फिर ये जो हमारे थोड़ा लाइक एंशियंट टाइप की जो विंडोज़ होती है वैसे टाइप्स की है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ केव जो कैसल टाइप की जो विंडो होती है वैसे निकाली है। लेकिन यहाँ पे आप ये भी दिख रहा होगा आपको कि सन दिखाया है, सन के रेज निकाले हुए हैं बाहर। तो इस तरह से कुछ आप सपोर्टिव एलिमेंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। तो फिर जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी नॉर्मल विंडो है लेकिन उसकी जो शैडो है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस तरह से आप सपोर्टिव एलिमेंट्स उसमें ऐड करो, लेकिन वो उसके रिलेटेड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ अलग हो, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टिकट काउंटर की विंडो है, जेल वाली विंडो है, या फिर जैसे मैंने आपको बोला कि आप थोड़े ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म्स होते हैं उसको भी दिमाग में रख के निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 3D फॉर्म का यूज़ किया है क्यूब का, वैसे ही आपको अलग अलग तरीके से सोचना आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का भी विंडो निकाला है, तो आपने इस तरह से सोचा क्या, आपको वैसा भी सोचना आना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी अवेयरनेस और आपका जो माइंड है इसको थोड़ा ट्रेन करना चाहिए। इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन आपके डेवलप करने चाहिए, ताकि आप भी अलग अलग तरीके से सोच पाओ। जैसे यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे व्हील करके ये सब्जेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के व्हील्स निकाले हैं, साइकिल के व्हील है, ट्रक के व्हील्स है। लेकिन इसमें आप ये देखोगे ये वाले फॉर्म में, तो इसमें देखो ये जो लाइन्स है उसकी थिकनेस वेरी हो रही है और इसके साइजेस भी वेरी हो रहे हैं। ये जो लाइन्स है वो एक्सटेंडेड लाइन्स है। तो ऐसे ही आपको भी आपके फॉर्म्स में ना सिमेट्री ब्रेक करनी आनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लाइन्स में सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, वो जानबूझ के तोड़ी गई है ताकि वो फॉर्म और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे सपोर्टिव लाइन, ये जो स्पीड के लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो यूज़ किए सपोर्टिव फॉर्म की तरह। जैसे अभी एक डिज़ाइन है एलिफेंट के ऊपर है, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो इसमें भी देखो सिर्फ एलिफेंट हो तो ज़रूरी नहीं कि मैं रियलिस्टिक एलिफेंट ही दिखाऊं, जो चेस में जो एलिफेंट होता है वो वाला फॉर्म भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके से थोड़ा सोचना आना चाहिए। फिर अभी आगे देखते हैं, जैसे ये वाला जो 2D डिज़ाइन है ये वॉच के ऊपर था। तो इसमें आप देख सकते हो कि वॉच के जो हैंड्स है इसमें भी देखो सिमेट्री ब्रेक की है, इसको एक्सटेंड किया गया है। और इसके लिए इसमें देखो आप नंबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, जो कि सपोर्टिव फॉर्म्स की तरह यूज़ किए गए हैं इस टॉपिक को रिलेट करने के लिए। उसी तरह से ये भी एक 2D डिज़ाइन है, फिश एंड लैडर करके। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये फिश की इसमें सिमेट्री ब्रेक की है, ये लैडर है उसमें सिमेट्री ब्रेक की गई है, उसकी जो थिकनेसेस है या फिर डिस्टेंस है वो वेरी किए गए हैं जानबूझ के। तो इस तरह से एक 2D डिज़ाइन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो आप कुछ इस तरह से प्रैक्टिसेस करो। जैसे ये जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रही है ये मैंने अपने एग्जाम में बनाई थी CET के टाइम पे। तो इसमें आप देख सकते हो सेलॉन करके ये टॉपिक आया था। तो इसमें देखो आप ये कोम निकाला हुआ है, तो कोम के जो वो टीथ्स होते हैं उसमें देख सकते हो आप कैसे साइज वेरिएशंस है, थिकनेसेस वेरिएशन किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको सिमेट्री ब्रेक करनी आनी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि आपको ऐसे इस तरह के अलग अलग प्रैक्टिसेस करो, ताकि एक एक स्टेप आप क्लियर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप है फ्यूजन। तो फ्यूजन मतलब क्या, जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप एक कंबाइन करते हो उसको बोला जाता है फ्यूजन। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे दो फॉर्म्स को फ्यूजन करके एक नया फॉर्म क्रिएट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बर्ड और व्हीकल, ये दो जो टॉपिक्स है उनको कंबाइन किया था और एक फ्यूजन एलिमेंट क्रिएट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो है उसमें ऑटो रिक्शा दिखाई गई है, और एक जो बर्ड जैसा जो आपको दिख रहा होगा सर और उसके विंग्स है, वो लगा के यहाँ पे एक फ्यूजन क्रिएट किया गया है। फिर जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक बस का टॉप व्यू दिखाया गया है, और साइड में जो विंग्स है बर्ड्स के वो दिखाए गए हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये एक नया फॉर्म क्रिएट किया गया है। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एरोप्लेन लिया हुआ है, और जो एरोप्लेन के विंग्स है उसके बजाय में बर्ड्स के विंग्स लगाए गए हैं और उससे एक फ्यूजन क्रिएट किया गया है। तो आपको भी इसी तरह से अलग अलग फ्यूजन्स करने की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए।
जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे पाइनएप्पल और स्पेक्टिकल्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक अलग फॉर्म क्रिएट किया गया है। तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसे अलग अलग टॉपिक्स भी आते हैं जहाँ पे हमको फ्यूजन करके वो टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको ऐसे अलग अलग फ्यूजन के भी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए सेपरेटली, ताकि आप आपके डिज़ाइन में वो फॉर्म्स को इंक्लूड करो और आपकी डिज़ाइन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखे। तो नेक्स्ट स्टेप है फ्लेक्सिबिलिटी। हमें अपने जो फॉर्म्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी आनी चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला जो फॉर्म है इसमें आप देख सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है। ये जो भी ज़रूरी नहीं कि फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट ही हो, लेकिन कोई हार्ड ऑब्जेक्ट भी हो ना, उसमें उसके अंदर भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी आनी चाहिए। जैसे आप ये वाला भी देख सकते हो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक दिखाती हूँ। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हम लोग ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करते तो ये किस तरह से होता है। तो ऐसे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी है। जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पेंसिल है उसे किस तरह से ट्विस्ट किया गया है, उसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको करके दिखा सकती हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे ये स्पंज है, अगर इसको हम लोग फ्लेक्सिबल करना चाहे तो ये कैसे होगा, अगर थोड़ा हम लोग ट्विस्ट करें इसको तो किस तरह से वो बेंड होगा। तो ये इस तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी आनी चाहिए। जैसे अब ये स्केल है, तो ये स्केल को तुम किस तरह से ये फ्लेक्सिबल करोगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे बेंड हो रहा है, ये कैसे फ्लेक्सिबल हो रहा है। तो आपको इस तरह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी आनी चाहिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी पेंसिल में ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें डिस्टॉर्शन भी ऐड किया गया है। जैसे ये पेंसिल है वो ऊपर जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे वो डिस्टॉर्ट होकर और बड़ी होती जा रही है। उस तरह से आप कुछ ऐसी चीज़ें भी उसमें और ऐड कर सकते हो। फिर जैसे ये कुछ अब देख सकते हो फॉर्म्स, यहाँ पे वॉच दिखाया गया है या फिर लैम्प दिखाया गया है, तो उसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की है। चाहिए तो मैं आपको अभी वॉच निकाल के दिखा भी सकती हूँ कि उसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी ये वॉच है, तो उसकी जो बेल्ट है उसमें आप देख सकते हो कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसी चीज़ें आप अपने डिज़ाइंस में भी ऐड करो ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखे। जैसे अभी ये डिज़ाइन है, ये वॉच के ऊपर ही बनाई गई है, तो इसमें आप देख सकते हो वो वॉच का जैसे हम लोग ने देखा उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें यहाँ पे ऐड की है। और ज़रूरी नहीं है ऐसा कि वो हम लोग क्रॉप नहीं कर सकते। ये अभी ये देख सकते हो ये बेल्ट यहाँ से कट हुआ है और यहाँ से फिर से यहाँ पे एंटर हुआ है, तो आप इस तरह से भी उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है फ्लो और रिदम। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ्लो दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये तो पानी का ही फॉर्म है, इसके लिए आप बोलोगे इसमें तो ऑलरेडी फ्लो रहता ही है, इसके लिए उसमें एक फ्लो दिखाया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें फ्लो या रिदम ना हो, उसमें भी आपको दिखाना आना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक ट्राई किया था कि अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है बहुत सारे एक ऐसा फ्लो में आ रहे हैं तो उसमें कैसे एक फ्लो दिखाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इतने अच्छे तरीके से मुझे आया नहीं था उस समय, तो मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने ये करके दिखाया था कि किस तरह से उसमें एक फ्लो होना चाहिए, कैसे लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से वो एक फ्लो में जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें फ्रूट्स की ये टॉपिक दिया था, तो फ्रूट्स में कैसे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स एक ऐसा फोर्सफुली अगर हम फ्रूट्स को छोड़ेंगे तो वो किस तरह से एक रिदम में एक फ्लो में आएंगे, वो दिखाने की कोशिश की थी। और इसमें सिर्फ वही नहीं है, इसमें आप देखोगे तो पर्सपेक्टिव की भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डाली हुई है कि जैसे जैसे जितने फ्रूट्स पीछे है उतने उसकी साइज़ छोटी है, और जैसे जैसे फ्रूट्स आगे आ रहे हैं उनकी साइजेस भी आप देख सकते हो बड़ी होती जा रही है। और उनके जो बीच के जो गैप्स है, स्पेसिंग्स है, वो भी आप देख सकते हो कि पीछे बहुत टाइट है वो स्पेसिंग, लेकिन जैसे वो आगे आ रहा है वो बहुत फ्री हो रहा है, स्पेसिंग जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरह से आपको भी कुछ ऐसे फ्लो और रिदम के प्रैक्टिसेस करने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्लॉथ करके ये टॉपिक दिया हुआ था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे एक रिदम और एक फ्लो इसमें मेंटेन किया गया है, जैसे आप देख सकते हो। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पेपर का एक है कि पेपर का बंडल्स है और पेपर अगर उड़ के जा रहे हैं तो उनके अंदर जो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनका जो वो एक फ्लो होता है उड़ने का, तो वो दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। उसके बाद जैसे ये एक डिज़ाइन है, इसमें आप देख सकते हो ये बॉटल के जो कैप्स है इसके अंदर आप देख सकते हो एक फ्लो है, ये एक फ्लो में एक डायरेक्शन में जा रहा है। या फिर ये जो अम्ब्रेलाज है इसके अंदर भी आप देख सकते हो एक ऐसा फ्लो है, एक रिदम में वो जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्पीड के लिए कुछ सपोर्टिव लाइन्स यूज़ की गई है उसको दिखाने के लिए और फोर्स ऐड करने के लिए उसके अंदर। उसी तरह से ये भी एक डिज़ाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैच बॉक्स जो है उसके जो वो मैच स्टिक्स है उसमें कैसा एक फ्लो दिखाने की कोशिश की है, एक डायरेक्शन दी है उसको, एक रिदम दिया है। और इसमें भी आप देख सकते हो डिस्टॉर्शन है, पर्सपेक्टिव का नॉलेज है कि जैसे वो आगे आ रहे हैं स्टिक्स वैसे वो थोड़े डिस्टॉर्टेड हो रहे हैं, थोड़े बड़े हो रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि ये 3D ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया, इसमें डायमेंशंस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप कुछ इस तरह से भी प्रैक्टिसेस करो ताकि आपको वो फ्लो जो है ना वो अच्छे से दिखाने आए डिज़ाइन में, ताकि वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिखे। जैसे अभी ये भी है,
है, अम्ब्रेला है इसमें, तो वो अम्ब्रेला इसका आप देख सकते हो कैसे रिपीटेशंस करके उसको ऐसे एक फ्लो में ऐड किया गया है। तो इसी तरह से आप थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस करो, अलग अलग जो भी मैं आपको बता रही हूँ अभी एक एक करके आप क्लियर करते जाओ, ताकि आपकी भी 2D डिज़ाइन वो है अच्छी दिखे, और आपकी जो बेसिक फंडामेंट्स है, जो चीज़ें आने चाहिए जिससे आपकी डिज़ाइन और इंटरेस्टिंग दिखे, वो सारी चीज़ें आप क्लियर करते जाओ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है रिपीटेशंस और साइज वेरिएशन। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एप्पल या कोई भी एक फ्रूट बनाने की कोशिश की है और उसके रिपीटेशंस निकाले, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट पर सिंगल सिंगल बना के छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही ऑब्जेक्ट को रिपीटेशंस करने हैं बार बार। और रिपीटेशंस करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी रिपीटेशन करो तो ये जो फॉर्म्स है उनके साइजेस सेम ना हो, उनके साइज में थोड़े वेरिएशंस लाओ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले साइज और ये वाले साइजेस में देखो आप छोटे बड़े ऐसे अलग अलग वेरिएशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनके एंगल्स में आपको अलग अलग चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो जब भी आप रिपीटेशंस कर रहे हो। जैसे आप ये डिज़ाइन है क्रिकेट के ऊपर है, तो जैसे आप ये देख सकते हो, ये क्रिकेट के जो बेल्स है वो ऐसे रिपीटेशंस किए हुए है उसके अंदर। और सिर्फ रिपीटेशन से नहीं है, इसमें भी आप देखोगे तो पर्सपेक्टिव का नॉलेज है कि जैसे वो पीछे है वो वैसे छोटा है, जैसे आगे आगे आ रहा है वैसे उसकी साइज बड़ी बड़ी होती जा रही है। तो इसमें साइज का वेरिएशन मेंटेन किया गया है। और वही आप देखोगे तो उसके एंगल्स भी देखो, आप एंगल्स और डायरेक्शंस भी चेंज किए गए हैं उसके। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखो। जैसे अभी ये भी एक डिज़ाइन है, इसमें आप देखोगे ये पाइनएप्पल करके ये टॉपिक है। तो ये पाइनएप्पल के जो वो पीसेस है उसको कैसे रिपीट किया गया है, तो इस तरह से आपको रिपीटेशंस की प्रैक्टिस करने हैं अलग अलग। जैसे अब ये किचन का ये 2D डिज़ाइन है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे फ्लैट या फिर जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे सब फ्लैट 2D फॉर्म्स है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे सिर्फ फ्लैट फॉर्म्स को ही रिपीटेशंस करो। आप चाहिए तो ऐसे 3D वॉल्यूम वाले फॉर्म्स भी लेके उनमें भी रिपीटेशंस ऐड कर सकते हो। जैसे अब ये नाइफ से कुछ कट किया हुआ है वेजिटेबल, तो उसके स्लाइसेस कैसे गिरते हैं, तो उसके अंदर का एक रिपीटेशन दिखाया हुआ है। तो उसी तरह से आपको रिपीटेशंस के अलग अलग प्रैक्टिसेस करने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप है ओवरलैपिंग। जैसे अभी आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, उसमें जो ये फॉर्म सबको दिखाई दे रहे हैं बल्ब के या टॉर्च या फिर ये लैंप है, वो बहुत सेपरेट सेपरेट निकाले गए हैं। जैसे मैंने पहले ये जब ये डिज़ाइन निकाली तब ये कर्व लाइंस वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ ये फॉर्म्स और ये सर्कल्स थे। तो आप देख सकते हो इसमें कहीं पे भी ओवरलैपिंग्स नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, जब मैं बैकग्राउंड में कलर अगर फिल करूँगी ना, तो ये पूरा एक ही कलर पूरे बैकग्राउंड में घूमेगा। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो डिवाइडिंग लाइन्स है, जो कर्व लाइन्स है ना, वो इसके लिए डाले गए हैं ताकि ये जो बैकग्राउंड को है वो सेपरेट आउट करे, उसमें डिवाइशन पार्टीशंस बनाए। तो वैसे ही आपको ओवरलैपिंग्स करने की आदत होनी चाहिए। जैसे अभी इंटरमीडिएट के भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें क्वेश्चन पेपर में लिखा गया होता है कि आप कुछ फॉर्म्स निकालो, उसमें आप कुछ कर्व लाइंस या स्ट्रेट लाइंस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो वो क्यों कहा जाता है, उसके लिए ही, ताकि आपके जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर जो फॉर्म्स है उसमें डिवाइडेशंस बने, पार्टीशंस हो। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको आपके डिज़ाइंस में ओवरलैपिंग्स ऐड करने हैं। जैसे अब ये एक डिज़ाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सीमलेस पैटर्न वाली, जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे कहीं पे भी ओवरलैपिंग्स नहीं है, क्योंकि ये कोई और पर्पस के लिए बनाई गई हुई डिज़ाइंस है। लेकिन जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तभी ऐसे डिज़ाइंस नहीं चलती है। जैसे मैंने आपको बोला, ओवरलैपिंग्स करने की आपको ज़रूरत है। जैसे अभी ये है, तो इसमें भी आप देख सकते हो ज़्यादा ओवरलैपिंग्स है नहीं, थोड़ी थोड़ी कोशिश की गई थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत एच टू एच ओवरलैपिंग की है, यहाँ पे भी बहुत छोटा सा पोर्शन है वो ओवरलैप किया है। तो ना ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करो, ये तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो ओवरलैप किया जाता है ना कॉर्नर में, ये चीज़ आप अवॉइड करो, क्योंकि कलर फिल करने के टाइम पे क्या होता है, ये छोटे छोटे एजेस को कलर फिल करना ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है और वो अच्छा भी नहीं दिखता है। इसके लिए आपको थोड़ा और बोल्डली ओवरलैप करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ओवरलैप ना करने की वजह से यहाँ पे फिर से वही हो गया था कि बैकग्राउंड सेपरेट आउट नहीं हो रही थी, डिवाइड नहीं हो रही थी। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो डिवाइडिंग लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, ताकि ये जो बैकग्राउंड है वो सेपरेट आउट हो, उसमें अलग कलर का प्ले कर सके। जैसे अभी आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, इसमें कहीं पे भी आपको डिवाइडिंग लाइंस नहीं नज़र आ रही होंगी, क्योंकि इसमें जो वो एलिमेंट्स है उसके अंदर ही मैंने इतना ओवरलैपिंग किया है अच्छे से बोल्डली कि कहीं पे भी मेरे को डिवाइडिंग लाइंस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। जो जितना भी आप बैकग्राउंड देख सकते हो वो सब जगह पे पार्टीशंस हो रहे हैं अलग अलग। तो ऐसे ही आपको भी ओवरलैपिंग्स के अलग अलग प्रैक्टिसेस करने चाहिए और आपके डिज़ाइंस में वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ताकि आपकी डिज़ाइन भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि एक ही टॉपिक के ऊपर हम अलग अलग तरीके से कैसे थिंक कर सकते हैं। जैसे अभी तुम ग्रेड एग्जाम में जाते हो तो तुमको वहाँ पे मेंशन करके आता है कि लाइक दो बटरफ्लाइज निकालो, दो फ्लावर्स निकालो, दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स या कर्व लाइन निकालो। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हो तो वहाँ पे तुमको ऐसा प्रॉपरली मेंशन करके नहीं आएगा कि तुमको ये एलिमेंट्स निकालने हैं करके। तुमको वो लोग सिर्फ एक टॉपिक देंगे, जैसे दिवाली के ऊपर निकालो या फिर क्रिकेट के ऊपर एक डिज़ाइन निकालो। तो तुमको वो सोचने आना चाहिए कि हम कौन से एलिमेंट्स उसमें ऐड करें। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे अभी ये एक असाइनमेंट है, इसमें आप देख सकते हो अलग अलग सेंसस लिए हुआ है, जैसे आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है। तो वैसे अगर आइज़ हम लोग ने लिया तो आइज़ के रिलेटेड आप क्या क्या सोच सकते हो, अलग अलग क्या थिंक कर सकते हो। जैसे आई ड्रॉप है,
चश्मा निकाला हुआ है, गॉगल्स है, आई लाइनर है, बाइनोकुलर है। ऐसे अलग अलग तरीके से आपको सोचना आना चाहिए एक ही टॉपिक के ऊपर। जैसे अभी ये ईयर है, तो ईयर के रिलेटेड आपको क्या क्या याद आ रहा है, पहले तो वो सोचो कौन से फॉर्म्स आपको याद आ रहे हैं। जैसे अभी ये ईयरिंग है, कॉटन बर्ड है, हेडफोन्स है, ये जो मशीन होती है कान की वो है, ईयरबड्स है। तो ऐसे आपको अलग अलग सोचने आना चाहिए। जैसे अभी ये भी देख सकते हो, इसमें भी नोज़ के रिलेटेड निकाले हुए हैं, टंग के रिलेटेड निकाले हुए हैं। तो आपको ऐसे अलग अलग फॉर्म्स को थिंक करना आना चाहिए। जैसे अब ये एक डिज़ाइन है, इसमें आप देख सकते हो ये ट्रैफिक करके टॉपिक दिया हुआ था, तो उसके रिलेटेड आपको फॉर्म्स निकालने हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो क्या कर सकते हो कि आपको ट्रैफिक वर्ड सुनते ही क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, वो आप पहले नोट डाउन करो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ था, मिरर, कार, सिग्नल, गियर, स्टेयरिंग व्हील, स्पीड, ऐसे अलग अलग चीज़ें मैंने पहले नोट डाउन की थी। फिर उसके बाद उसमें से एक फाइनल किया था कि कौन से एलिमेंट्स अगर मैं लूँगी तो वो डिज़ाइन प्रॉपरली कनेक्ट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कोई भी फॉर्म्स ले लो और फिर बाद में वो डिज़ाइन कनेक्ट ही ना हो उस टॉपिक के रिलेटेड। इसके लिए आपको वो फॉर्म सिलेक्ट करते टाइम पे भी बहुत प्रॉपरली सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी एक डिज़ाइन है, इसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे फ्लो है। जैसे मैंने आपको बोला कि फ्लो, ओवरलैपिंग्स, ये सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन में आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख के एक डिज़ाइन बनाई गई है। उसी तरह से ये भी एक डिज़ाइन है, इसमें किचन करके ये सब्जेक्ट दिया हुआ था, तो उसके रिलेटेड भी आप क्या क्या डाल सकते हो ताकि वो किचन ये वर्ड रिलेट हो सके, वो डिज़ाइन देख के किचन ये वर्ड क्लियर हो सके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो किचन में जो जो एलिमेंट होते हैं, जैसे सिलेंडर होता है, ये नाइफ है, कुछ वेजिटेबल्स को कट किया हुआ है, कि एप्रन है, या फिर जो ग्लव्स और जो शेफ़ की हैट होती है वो निकाला गया है, या फिर ये कुछ टेक्सचर्स दिए है जो वॉल के ऊपर होते हैं किचन पे, वैसे टेक्सचर्स है। तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे एलिमेंट्स निकालो, आप कुछ गिने चुने 3-4 एलिमेंट्स को लेके ही उसमें रिपीटेशंस करके, ओवरलैपिंग्स करके भी एक डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए अलग अलग डिज़ाइंस के ऊपर, अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर, कि कैसे हम अलग अलग सोचें, एक ही टॉपिक के ऊपर हम किस तरह से अलग अलग सोचें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन मतलब क्या? तो अभी तक हम लोग ने जो भी सीखा, जैसे फॉर्म्स बनाना, या फिर ओवरलैपिंग, साइज वेरिएशंस, फ्लो, रिदम, ये जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग ने सीखी, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक डिज़ाइन को कंपोज करना, मतलब कंपोजिशन होता है। तो अभी हम देखते हैं कि कंपोजिशन किस तरह से किया जाता है। तो यूजुअली हम लोग क्या गलती करते हैं, फिर हम लोग की हैबिट कैसे रहती है कि हम लोग अननोइंगली कौन सी गलतियाँ करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो अभी हम देखते हैं। तो जैसे आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी फॉर्म्स है वो सारे ये फ्रेम के अंदर बनाए हुए हैं, कहीं पे भी वो फॉर्म्स क्रॉप नहीं हुए हैं या फिर फ्रेम के बाहर कट नहीं हुए। तो हम लोग अननोइंगली ये सारे मिस्टेक्स करते रहते हैं, तो इसे हम आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे अभी ये भी एक डिज़ाइन है, आप इसमें भी देख सकते हो, ये जो फॉर्म्स है जो भी बनाया हुआ है, ये सर्कल भी आप देख सकते हो, तो इसे एकदम एज टू एज बनाया गया है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये फ्रेम के एकदम एज पे टच होके ये ड्रॉ किया गया है। या तो इसको कट करना चाहिए था, हमें बाहर क्रॉप करना चाहिए था, या फिर पूरा अंदर निकालना चाहिए था। मतलब पूरा अंदर निकालते तो वो भी गलत था, लेकिन एटलीस्ट आपको ये अवॉइड करना चाहिए, जो भी आप ये टच करते हो ना एजेस को, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद अभी ये डिज़ाइन आप देखो, इसमें कैसे एकदम प्रॉपरली एकदम क्रॉप किया गया है ये फॉर्म्स को। ये सर्कल भी देखो ऊपर से फ्रेम के बाहर गया हुआ है, क्रॉप किया हुआ है। तो ऐसे आपको फॉर्म्स को फ्रेम के बाहर कट करने आना चाहिए, क्रॉप करने आना चाहिए। फिर जैसे आप ये देख सकते हो, ये स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, तो उसके कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, मैग्नीफाइंग क्वालिटीज़ होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये लीफ बनाया हुआ है, तो ये लीफ जहाँ पे ये स्पेक्स के अंदर आया है, तो स्पेक्स की क्वालिटी क्या है कि वो मैग्नीफाई करता है। इसके लिए ये लीफ देखो, आप देख सकते हो कि कैसे वो भी मैग्नीफाई हुआ है। ये जो फॉर्म है लीफ का, उसका भी साइज थोड़ा एनलार्ज हुआ है। जैसे अभी ये थ्रेड है, अगर ये स्पेक्टिकल्स का थ्रेड है, तो ये भी देख सकते हो आप, कहाँ यहाँ पे जब आया है तब वो एनलार्ज हुआ है, उसका थिकनेस आप देख सकते हो बड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स के कुछ क्वालिटीज़ हो गए, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो ताकि वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिखे। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये क्रिकेट करके 2D डिज़ाइन था, तो इसमें भी आप देख सकते हो कैसे ये सारे फॉर्म्स को कट किया। जैसे ये ट्रॉफी है, ये भी आप देख सकते हो फ्रेम में से बाहर गई है, कट हुई है क्रॉप। तो आपको ऐसे निकालने की आदत होनी चाहिए। जैसे अभी ये डिज़ाइन है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको एक इंपॉर्टेंस सेट करना रहता है आपके डिज़ाइन में, जैसे फोकल पॉइंट 1 और फोकल पॉइंट 2। जैसे अभी मेरे डिज़ाइन में आप देख सकते हो, आपकी नज़र फट से यहाँ पे गई रहेगी फर्स्टली। जैसे ये बल्ब है, क्योंकि मैंने अपने डिज़ाइन में ये फोकस क्रिएट किया था ताकि सबकी नज़र पहले यहाँ पे जाए। तो अब बोलोगे कि आपको 2-3 ऑब्जेक्ट्स पे ऊपर फोकस क्रिएट करना है, तो ऐसा नहीं होता। मतलब आप कर भी सकते हो 2 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस क्रिएट, बट फिर उसमें कंपेरेटिवली लेस उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए। जैसे मेरे डिज़ाइन में आप देख सकते हो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसको है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद अगर आप
आँख थोड़ी छोटी करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला बल्ब भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कंपैरेटिवली लेस रखा है। तो ये फोकल पॉइंट 1 हुआ और ये फोकल पॉइंट 2 हुआ। तो ऐसे ही आपको भी आपके डिज़ाइन में फोकल पॉइंट सेट करने आना चाहिए। तो ये फोकल पॉइंट किस तरह से सेट किया जाता है, उसके लिए आपको कलर स्कीम की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। फिर अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी ये वाली डिज़ाइन देखो, तो कई बार हम लोग की क्या गलती होती है, अननोइंगली हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि आपका जो मेन एलिमेंट होता है जिसके ऊपर आपको फोकस क्रिएट करना है, वो हम लोग गलती से ऐसे सेंटर में प्लेस कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से आपका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से आपको सेट करना है। तो रूल ऑफ थर्ड मतलब क्या, अभी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अगर आप आपके मोबाइल का कैमरा भी ओपन करो और उसमें ग्रिड्स लाइन्स जो होते हैं वो भी ओपन करो, तो आपको दिखेंगे कि ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन्स आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो उनके जो वो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसे रूल ऑफ थर्ड के जो गोल्डन पॉइंट्स कहा जाता है। तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होगा, फॉर्म होगा, वो आप इन 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ही करना चाहिए, लेकिन ये एक सेफर ऑप्शन है। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी मेन एलिमेंट हो वो आप सेंटर में ड्रॉ ना करो और ऑफ सेंटर थोड़ा ड्रॉ करो। जैसे ये डिज़ाइन है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी नज़र फट से यहाँ पे गई रहेगी, क्योंकि ये एकदम मेरा फोकल पॉइंट है मेरे डिज़ाइन का। यहाँ पे मैंने फोकस क्रिएट किया हुआ है, इसके लिए आपकी नज़र भी यहाँ पे गई रहेगी। ये भी आप देख सकते हो कैसे रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से यहाँ पे कॉर्नर में प्लेस किया हुआ है, ना कि सेंटर में। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है जब भी आप कंपोजिशन करो। तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट हो या फोकल एलिमेंट हो, वो आप रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से सेट करो। जैसे आप यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन है स्नेक एंड विंडो के ऊपर, तो इसमें भी आप देख सकते हो आपका पहला नज़र आपकी यहाँ पे गई रहेगी, क्योंकि ये मेरा फोकल पॉइंट 1 है। और उसके बाद अगर आप आँख थोड़ी छोटी करोगे तो आपके सेकेंड यहाँ पे फोकस गया रहेगा, क्योंकि ये मेरा फोकल पॉइंट 2 है, क्योंकि उसे उस तरह से ही सेट किया गया है कलर स्कीम्स के हिसाब से। तो आपको भी इस चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप कंपोजिशन करो तो आप पहले डिसाइड करो कि मेरे को कौन से एलिमेंट के ऊपर या कौन से फॉर्म के ऊपर फोकस क्रिएट करना है, और उस हिसाब से उसको रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से सेट करो। तो अभी हम लोग ने ये तो देख लिया कि कंपोजिशन कैसे करना है। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमें कलर कैसे करना है एक डिज़ाइन को। तो और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हम यूजुअली करते हैं, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डिज़ाइन में जो स्कूल लेवल की है, तो यूजुअली हम क्या गलती करते हैं कि हम लोग सारे बॉटल कलर्स या फ्रेश कलर्स यूज़ करते हैं। जैसे आप ये डिज़ाइन में देख सकते हो, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर, ऐसे कलर्स यूज़ किए जो बहुत ब्राइट है और जो फ्रेश कलर्स होते हैं, डायरेक्टली बॉटल में से यूज़ किया हुआ है। इसके कहीं पर भी शेड्स नहीं बनाए हुए हैं। जैसे अभी ये भी एक डिज़ाइन है, इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत ट्राई किया है शेड बनाने का व्हाइट कलर डाल के, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कलर्स को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हो पैलेट में जो भी कलर्स रहते हैं उसे हम बस अप्लाई करते जाते हैं यहाँ वहाँ। जैसे अभी देख सकते हो ये पिंक कलर है, ये पैलेट में है, इसके लिए कहीं पे भी मारा है, इसके अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में, जैसे यहाँ पे मारा है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी कलर किया है, यहाँ पे भी कलर किया है। तो ऐसे फॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो ना होने की वजह से, ऐसे कलर करने की वजह से क्या होता है कि फॉर्म्स की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। मतलब कि डिज़ाइन तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो फॉर्म्स है ना, वो क्लियर नहीं हो पाते। जैसे अभी ये देख सकते हो, ये डिज़ाइन में जैसे हम लोग ने बोला कि आपको वैल्यूज सेट करनी है। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिज़ाइन में हम लोग ने हाई की कैसे यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे डल कलर्स यूज़ किया, और यहाँ पे पूरे फ्रेश कलर्स है। उसकी वजह से क्या होता है, ये फॉर्म्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, लाइक एक क्लियरिटी नहीं मिलती है फॉर्म्स की। लेकिन वहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे फॉर्म्स क्लियर हो रहे हैं। जैसे अभी ये है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो ग्रे स्केल्स और कलर स्कीम की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रे स्केल्स मतलब क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रे स्केल मतलब ये सबसे प्योर वाइट है और ये सबसे प्योर ब्लैक है। तो उसके बीच के जो ग्रेडेशंस होते हैं ग्रे के, वो सारे दिखाए गए हैं। और जो शेड्स वाइट के एकदम नज़दीक होते हैं, एकदम लाइट होते हैं, वाइट के टूवर्ड्स जाने वाले, उसे हाई की कहा जाता है। और जो शेड्स एकदम डार्क होते हैं, जो ब्लैक के टूवर्ड्स जाते हैं, उसे लो की कहा जाता है। और जो शेड्स एकदम मिडिल में आते हैं, जो प्रॉपर ग्रे के यहाँ पे जाता है, उसे मिडिल की कहा जाता है। तो उसी तरह से ये कुछ डिज़ाइंस बनाए, जैसे आपको देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पूरा हाई की में जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी डार्क शेड आपको नज़र नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये सारा मिडिल की में किया हुआ डिज़ाइन है। इसमें कहीं पे भी आप देख सकते हो एकदम एक्सट्रीम डार्क या एक्सट्रीम लाइट नहीं यूज़ किया गया है। वैसे ये वाला डिज़ाइन है, ये देखो आप एकदम एक्सट्रीम डार्क में, एकदम ऐसा नाइट वाला फील दे रहा होगा आपको, एकदम उसमें डेप्थ डाला हुआ है, तो इसे लो की में किया है। वही अगर आप उसे कलर डालो, लाइक कलर में आपको करना है, तो आपको वैसा ही करना है कि
जैसे आप ये डिज़ाइन में देख सकते हो, आप इसमें लाइट येलो यूज़ किया हुआ है, मतलब जो भी कलर्स जो एकदम वाइट के टूवर्ड्स जा रहे हैं वैसे कलर्स यूज़ किए हैं और फिर ये कलर किया ये डिज़ाइन। उसी तरह से आप ये भी डिज़ाइन देख सकते हो, ये पूरा मिडिल की में कलर किया हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी आप देख सकते हो ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क वगैरह नहीं है, ना ही एकदम ऐसा एक्सट्रीम वाइट कलर यूज़ किया हुआ है। वही आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे डार्क कलर डीप कलर्स यूज़ किए हुए हैं, एक ऐसा नाइट वाला फील देने के लिए। कहीं पे भी लाइट कलर्स यूज़ नहीं किया। अगर आप यही डिज़ाइंस का फोटो निकालोगे और इसे ग्रे कलर में कन्वर्ट करोगे तो आपको दिखेंगे कि ऐसे ही आपको वैल्यूज़ आएंगे हाई की, लो की और मिडिल की में। तो कुछ इसी तरह से आपको ये ध्यान में रखना है और आपके डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे अभी आप ये देख सकते हो, ये एक डिज़ाइन है, इसे पूरा ग्रे स्केल में कलर किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो ग्रे के अलग अलग शेड्स है, इसमें हाई की भी है, मिडिल की भी है और लो की भी है। ये पूरा ग्रे स्केल में किया हुआ है। वही आप ये वाली डिज़ाइन देखोगे तो ये पूरी हाई की में कलर की गई है। इसमें कहीं पे भी आपको एकदम एक्सट्रीम डार्क ब्लू ऐसा नहीं नज़र आएगा, ये पूरा हाई की में है। वही अगर आप ये देखोगे तो ये वाली डिज़ाइन जो है वो पूरी लो की में की है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी लाइट शेड नहीं दिखाई देगा, ये सारे एक्सट्रीम डार्क शेड्स है। जैसे अभी आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा हाई की, मिडिल की और लो की, ये तीनों का यूज़ किया गया है। तो जब भी आप डिज़ाइन करो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई पोर्शन हाई की में करना है, कोई पोर्शन लो की में करना है। आपको उस तरह से आपका इंपॉर्टेंस सेट करना है आपके डिज़ाइन में, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आपको कॉन्ट्रास्ट के ऊपर किस तरह से सोचना है। जो वैल्यू होती है उसमें हाई कॉन्ट्रास्ट, मिडिल कॉन्ट्रास्ट, लो कॉन्ट्रास्ट, ये चीज़ें होती है। तो अभी हम कॉन्ट्रास्ट के ऊपर देखते हैं। जैसे अभी ये पहले वाले आपको डिज़ाइन दिख रही होगी, उसमें हाई कॉन्ट्रास्ट है। तो हाई कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, एकदम एक्सट्रीम वाइट और एक्सट्रीम ब्लैक, मतलब ये एकदम एक्सट्रीम हाई कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो जितना आप दूर के कलर्स लोगे ना उतना ज़्यादा वो हाई कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। जैसे अभी ये डिज़ाइन में भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे एक्सट्रीम ब्लैक भी यूज़ किया है और एक्सट्रीम वाइट भी यूज़ किया है, तो ये हाई कॉन्ट्रास्ट है। वही आप ये वाले डिज़ाइन में देखोगे तो यहाँ पे थोड़े मिडिल के टोन्स लिए, लाइक यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम हो गया है, कंपैरेटिवली मिडिल में आ गया है। तो फिर जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डार्क ब्लैक यूज़ किया एक्सट्रीम और ग्रे के थोड़े 6th या 5th शेड के यहाँ तक का हम लोग पहुँचे, तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, राइट। तो इसको मिडिल कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। वही अगर आप ये वाले डिज़ाइन में देखोगे तो यहाँ पे लो कॉन्ट्रास्ट है। जो डिस्टेंस है ना, लाइक ये पूरा व्हाइट के टूवर्ड्स देखो, आप देख सकते हो शेड 2 और शेड 3, ये दोनों इसमें ही वो कलर किया हुआ है। तो इसका डिस्टेंस देखो आप और भी ज़्यादा कम हो गया। मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा ये ग्रे स्केल के हिसाब से, उतना ही उसका कॉन्ट्रास्ट भी कम होते जाएगा, और जितना उसका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो हाई कॉन्ट्रास्ट पे होगा। तो वही अगर हम कलर में ट्राई करें, जैसे आप ये देख सकते हो ये डिज़ाइन कलर में की है, तो ये हाई कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज़ किए, जैसे रेड और ग्रीन है। तो आप देख सकते हो ये रेड यहाँ, ग्रीन यहाँ पर है और रेड यहाँ पर है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसके लिए ये हाई कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन वहीं आप ये देखोगे ये मिडिल कॉन्ट्रास्ट में किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ वॉयलेट के शेड्स है और ये कुछ रेडिश ऑरेंज या ऐसे सब समथिंग शेड्स है। तो इसका डिस्टेंस देखो आप थोड़ा कम हो गया, तो ये मिडिल की में आया। तो वही आप देखो यहाँ पे, तो ये वाला जो है वो लो कॉन्ट्रास्ट में किया है, जिसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक कलर्स, ऐसे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये येलो के शेड्स है, जो एक ही कलर्स के शेड्स में पूरा किया हुआ है, येलो और ऑरेंज के बीच में, तो उसके जो बीच का डिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा कम हो गया है, तो उसे लो कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। तो आप जब डिज़ाइन करो तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आपके डिज़ाइन में आप हाई कॉन्ट्रास्ट, मिडिल कॉन्ट्रास्ट, लो कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीज़ें सेट करो और फिर आपके इंपॉर्टेंस सेट करो आपके डिज़ाइन में। जैसे अब ये एक डिज़ाइन है जो मैंने की थी, इसमें आप देख सकते हो बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है। तो जैसे आप ये देखोगे कि पीछे का जो भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो पूरा लो की में किया है, एकदम एक्सट्रीम डेप्थ है। लेकिन वही आप ये देखोगे ये वाला जो बिल्डिंग का पोर्शन है तो इसे पूरा हाई की में किया गया है। इसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट है। वैसे आप ये भी देखोगे तो ये जो लैम्प है वो पूरा हाई की या मिडिल की में रेंडर की कलर किया हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बैकग्राउंड है उसमें से सेपरेट आउट हो रहा है। तो आपको भी ऐसे ही, आप जब डिज़ाइन बनाओ तो आपको ऐसे ही पहले सोचना है कि कौन से कलर स्कीम्स में आप करोगे, कौन से हाई की में करना है या लो की में करना है। उस हिसाब से आपको आपके वैल्यूज सेट करने हैं और आपके जो भी फोकल पॉइंट्स है उनको आपको पॉपअप करना है, आपके डिज़ाइन में इंपॉर्टेंस सेट्स करने हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि कलर स्कीम कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको कलर व्हील की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कलर व्हील है, तो इसमें आप देखोगे तो अगर ये हम लोग हाइड करें, ये पूरी कूल कलर स्कीम में की गई हुई डिज़ाइन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे कूल कलर्स हैं। लेकिन वही अगर हम इसे हाइड करें और ये वाला पोर्शन अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये सारी वार्म कलर स्कीम्स है। जैसे ये डिज़ाइन है वो पूरी वार्म कलर स्कीम में की गई हुई है। लेकिन अगर मैं आपको एक टिप दूँ तो कई बार क्या होता है कि ये जो येलो कलर है ना, कूल कलर स्कीम में भी यूज़ होता है। जैसे अगर आप ये डिज़ाइन देखो ये कूल कलर स्कीम्स है, लेकिन अगर इसमें मैं थोड़ा येलो भी यूज़ करती ना तो भी इसका इतना कुछ इफेक्ट नहीं आता, वहाँ पे येलो कलर भी चल जाता। तो कई बार ऐसे भी यूज़ करते हैं। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं कलर स्कीम्स के ऊपर कौन कौन से होते हैं। और
तो पहले है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कलर लोगे और उसके टिन टोन शेड्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये येलो के है या फिर ये ऑरेंज कलर लिया, उसके टिन टोन शेड्स बनाए। तो उसी तरह जैसे आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, ये डिज़ाइन मैंने इस कलर शेड्स में बनाई है, ये मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम में बनाई है। आपको दिख रहा होगा सिमिलर कलर शेड्स है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कौन सी कलर स्कीम्स होती है। तो नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स। तो जिसमें आप देख सकते हो कि कोई भी दो कलर्स लिए जाते हैं जो आमने सामने हो, जो एक दूसरे के अपोजिट में हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को। जैसे यहाँ पे येलो और ये वॉयलेट कलर है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा ब्लू और ऑरेंज भी ले सकते हो, या फिर ऐसा रेड और ग्रीन भी ले सकते हो। जैसे ये वाले डिज़ाइन में आप देख सकते हो, मैंने रेड और ग्रीन कलर यूज़ किया है और ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट कलर स्कीम है ट्रायड कलर स्कीम्स। तो ट्रायड कलर स्कीम तो तुम सबको जनरली पता ही होगी कि क्या होती है, जिसमें हम लोग प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू जो कि नॉर्मल प्राइमरी कलर्स है वो होते हैं। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन है, ऑरेंज और वॉयलेट जो कि सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो आप इसे यूज़ करके भी आपकी कलर स्कीम, आपकी डिज़ाइन को कलर कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट आता है एनालॉगस कलर स्कीम। तो इसमें क्या होता है कि तीन साइड साइड के कलर्स लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला लो कॉन्ट्रास्ट में कि कोई भी तीन साइड साइड के कलर्स लिए थे ताकि लो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो, वैसे ही ये एनालॉगस कलर स्कीम है ताकि लो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होने के लिए ये वाली कलर स्कीम यूज़ की जाती है। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे येलोइश ऑरेंज है, ऑरेंज लिया है, रेडिश ऑरेंज लिया हुआ है। वैसे आप अलग अलग कलर स्कीम्स इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी आपको ये डिज़ाइन दिखाई दे रही होगी, ये एनालॉगस कलर स्कीम की डिज़ाइन है जो मैंने की हुई है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये तीन कलर्स जो है, इसका यूज़ करके मैंने ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया हुआ है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कलर स्कीम के ऊपर। तो नेक्स्ट कलर स्कीम आती है एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। तो एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम लोग ने देखा कि एनालॉगस कलर स्कीम मतलब साइड साइड के तीन कलर्स होते हैं, उसी तरह से उसके एक ऑपोजिट का कलर एक लिया जाता है। जैसे अभी ये देख सकते हो, इसके येलो का ऑपोजिट आता है वॉयलेट, तो वो एक कलर उसमें ऐड किया गया है। उसी तरह से आप अलग अलग कलर स्कीम बना सकते हो। जैसे अभी ये है तो उसमें ब्लू कलर ऑपोजिट है ऑरेंज के, तो वो उसमें ऐड किया हुआ है। उसी तरह से आप अलग अलग ऐसे कलर स्कीम्स ले सकते हो। तो नेक्स्ट कलर स्कीम आता है टेट्राड कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें आप देख सकते हो कोई भी चार कलर स्कीम लिए जो एकदम से कॉर्नर के होते हैं, वैसे चार कलर्स लिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे येलो है, ग्रीन है, ब्लू या फिर रेड, ये चारों का कॉम्बिनेशन करके ये कलर स्कीम बनी है। उसी तरह से आप ऐसे कोई भी चार कलर्स ले सकते हो। इसके मेरे पास इसकी डिज़ाइन नहीं है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कलर स्कीम्स आप ले सकते हो इसके लिए। तो नेक्स्ट आता है डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। तो डबल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यूजुअली क्या हम लोग अपोजिट कलर्स बोलते हैं, तो डबल कॉम्प्लीमेंट्री में दो अपोजिट कलर्स आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, येलो का अपोजिट आता है वॉयलेट, उसी तरह से उसके साइड का कलर लिया है येलोइश ग्रीन, तो उसका अपोजिट जो कलर आता है रेडिश वॉयलेट, तो वो भी यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ दो कलर्स यूज़ कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आपको ये डिज़ाइन दिखाई दे रही होगी, इसमें हम लोग ने ये कलर्स यूज़ किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, ग्रीन और रेड है, और ये ऑरेंजिश रेड और ब्लूइश ग्रीन भी है। तो इस तरह से आप यूज़ करके डिज़ाइंस को बना सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट कलर स्कीम के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या कि दो अपोजिट कलर्स। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, ये अपोजिट कलर को छोड़ के उसके साइड के दो कलर्स, मतलब ये कलर जो है वो स्प्लिट हो जाता है और साइड के दो कलर्स लिए जाते हैं। जैसे अभी ये येलो है, तो येलो के ऑपोजिट का कलर जो होता है वॉयलेट, उसे छोड़ के उसे स्प्लिट करके साइड के दो कलर्स लिए, जैसे रेडिश वॉयलेट हो गया और ब्लूइश वॉयलेट हो गया। तो ये कलर स्कीम ऐसी होती है। तो जैसे आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, इसमें हम लोग ने ये कलर स्कीम्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे आपको दिखाई देगा। ये कलर स्कीम को यूज़ करके ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया गया है। उसी तरह से आप भी अलग अलग कलर स्कीम्स का यूज़ करके आपके डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग ने स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग ने बोला कि एक कलर और उसके साइड का कलर दो स्प्लिट होते हैं कलर स्कीम्स, वैसे ही इसमें डबल स्प्लिट आता है। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है अपोजिट कलर्स, उनके दोनों के कलर्स को स्प्लिट किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ने येलो लिया और यहाँ पे वॉयलेट लिया, तो येलो को स्प्लिट करके येलोइश ऑरेंज और येलोइश ग्रीन मिलता है। वैसे ही वॉयलेट को स्प्लिट करके हमें रेडिश वॉयलेट और ब्लूइश वॉयलेट मिलता है। तो उसी तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया गया है। आप इसमें देख सकते हो, ये चार कलर का यूज़ करके इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया गया है। येलो, वॉयलेट, ब्लू और ऑरेंज, ये चार कलर्स को लिया हुआ है।
तो नेक्स्ट कलर स्कीम है ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जिसमें आप देख सकते हो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिया हुआ है जैसे येलो और वॉयलेट, और उसके साइड के ऑल्टरनेट कलर्स लिए हुए हैं, मतलब ये बीच का कलर छोड़ के उसके साइड के ऑल्टरनेट कलर्स लिए हुए हैं। तो इसी तरह से आप कलर्स ले सकते हो ये वाले कलर स्कीम में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसके साइड के तो ऑल्टरनेटिव कलर्स लिए हुए हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने कलर स्कीम्स को चूज़ कर सकते हो। तो इसकी भी डिज़ाइन मेरे पास नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये देख के आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। तो नेक्स्ट आता है पॉलीक्रोमैटिक कलर स्कीम, जैसे आपको ये वाली डिज़ाइन भी दिखाई दे रही होगी। तो पॉलीक्रोमैटिक कलर स्कीम में यूजुअली क्या होता है कि इसमें 6 कलर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि अलग कलर व्हील में होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे येलो है, ऑरेंज है, रेड है, वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन, ये सारे कलर स्कीम को कलर्स को यूज़ करके ये वाली डिज़ाइन बनाई गई है। लेकिन ये वाले जितने ज़्यादा आप कलर्स लोगे कलर व्हील कलर डिज़ाइन में आपके, उतने ही ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसके लिए मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप मिनिमम 2-3 कलर की जो स्कीम्स होती है ना, उसी को लेके आपकी डिज़ाइन कंप्लीट करो। और अगर आप इतने सारे कलर्स ले भी रहे हो अगर आपके डिज़ाइन में, तो उसमें एक सेट करो कि मैं ये 4 कलर्स जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करूँगा, और ये जो 1-2 कलर्स है उसका मैं लिमिटेड यूज़ करूँगा, ताकि आपको वो बाद में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आप ये डिज़ाइन में भी आप देख सकते हो, ये येलो कलर जो है वो सब जगह पे यूज़ नहीं किया है, लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया है, सिर्फ ये वाले सर्कल्स में, ये वाले सर्कल्स में यूज़ किया है। तो वैसे आप उसका इंपॉर्टेंस सेट करो कि कौन से कलर को मैं कितना यूज़ करूँगा। तो अभी हम लोग ने ये तो देख लिया कि कलर स्कीम कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वो कलर स्कीम की यूज़ करके हम एक डिज़ाइन को किस तरह से कलर करना चाहिए। तो जैसे अभी आपको ये डिज़ाइन दिखाई दे रही होगी जो लॉक एंड की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फोकस जा रहा होगा। जैसे मैंने आपको बोला फोकल पॉइंट रहता है, तो इस हिसाब से आपका फोकस यहाँ पे जा रहा होगा। तो ये किस तरह से फोकस किया है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो पूरा डल में कलर स्कीम में किया हुआ है, और ये जो पोर्शन है जो लॉक के आजू बाजू में है वो पूरा लाइट कलर स्कीम में किया हुआ है। और आप ये भी देखोगे तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो वार्म में है, और ये वाला पूरा एरिया जो है वो कूल में किया हुआ है। तो इस तरह से आपको भी वो टोनल वैल्यूज़ के डिफरेंस से, या फिर ये ऐसे कुछ चीज़ें हो जैसे डल और ब्राइट हो गया, जैसे लाइट और डार्क हो गया, जैसे कूल और वार्म हो गया, जैसे हाई की और लो की हो गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना आना चाहिए। उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने डिज़ाइन में एक फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। फिर जैसे ये वाली डिज़ाइन है, इसमें भी आप देख सकते हो ये जो स्पेक्स है उसके ऊपर आपका फोकस क्रिएट हो रहा होगा। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर का यूज़ किया हुआ है पूरे सर्कल में। तो ये सर्कल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, उसकी भी वैल्यू देखो आप थोड़ी लाइट ही है। जितनी ये सर्कल की वैल्यू है ना, उतनी ही ये बाकी के भी जो लीव्स या फिर ये जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं उनकी भी वैल्यू जो हाई की में रखी हुई है। और वही आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि येलो यहाँ पे यूज़ किया तो कहीं और यूज़ नहीं किया है। आप देखोगे तो यहाँ पे भी येलो यूज़ किया, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी डीप की हुई है, वैल्यू चेंज की है। तो इस तरह आपको भी अपने डिज़ाइन में कलर कॉन्ट्रास्ट और वैल्यू को मैनेज करके एक डिज़ाइन को कलर करना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट इज द की ऑफ इम्प्रेसिव डिज़ाइन। तो आपको भी आपके डिज़ाइन में जो कॉन्ट्रास्ट है वो मेंटेन करना आना चाहिए। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाले डिज़ाइन में भी आप देख सकते हो कि कैसे हाई की और लो की का यूज़ करके एक हाई कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम में ये वाली डिज़ाइन को कलर किया हुआ है। जैसे ये पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूरा लो की में जा रहा है, और ये जो आगे के आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो पूरे हाई की में है। तो इस तरह से एक कॉन्ट्रास्ट बिल्ड हुआ है। इसके लिए ये डिज़ाइन भी आपको थोड़ी इफेक्टिव दिख रही होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाली डिज़ाइन भी देख लो, इसमें भी आप देख सकते हो ये वाले इस एरिया पे आपका फोकस जा रहा है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो हाई की में कलर किया हुआ है, और बाकी का जो है वो लो की या फिर मिडिल की में कलर किया हुआ है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये डिज़ाइन है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको फोकल पॉइंट 1 और फोकल पॉइंट 2 भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके जैसे ये मेरा फोकल पॉइंट 1 है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर यूज़ किया हुआ है जो कि वार्म कलर है, और उसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हो पूरा कूल कलर में ये कलर किया हुआ है ये डिज़ाइन को। इसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो रहा है, फोकस क्रिएट हो रहा है। तो वही आप देखोगे ये जो मेरा फोकल पॉइंट 2 है, जो आप थोड़ी आँख छोटी करोगे तो आपको दिखाई देगा। तो इसके ऊपर फोकस कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये देखो आप थोड़ा हाई की में किया हुआ है, बैकग्राउंड से वो थोड़ा लाइट है, इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा और फोकस क्रिएट हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना इसके ऊपर फोकस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो उस तरह से आपको फोकस क्रिएट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि येलो यहाँ पे यूज़ किया तो कहीं और यूज़ नहीं किया, लेकिन उसकी वैल्यूज़ चेंज की। जितना ब्राइट येलो यहाँ पे है ना, उतना ब्राइट येलो और कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देगा। उनकी जो वैल्यूज़ है वो मैंने डल किया हुआ है, डल येलो को यूज़ किया हुआ है। उसमें क्वांटिटी वेरिएशंस कीजिए, उसको जो बैलेंस करना आना चाहिए आपको कलर को। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। जैसे ये वाली एक कलर डिज़ाइन है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फोकस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है वहाँ पे भी आप देख सकते हो फिर से हम लोग ने येलो कलर यूज़ किया, या फिर ये वाइट पेपर वाइट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फोकस क्रिएट हो रहा है, और वही आप बैकग्राउंड में देखोगे तो थोड़े डल कलर्स यूज़ किए हुए हैं या फिर थोड़े डीप कलर्स यूज़ किए हुए हैं।
तो इस तरह से आपको आपके डिज़ाइंस में कलर कॉन्ट्रास्ट और कलर वेरिएशंस को ऐड करना है। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को किस तरह से ऐड करना चाहिए आपके डिज़ाइन में। जैसे आप ये देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट मतलब क्या, तो अभी ये रेलवे ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है और ये जो हैंडल होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रेलवे ट्रैक के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी ये हैंडल ओवरलैप हुआ है उस जगह पे वो कलर भी देखो आप डार्क यूज़ किया। जैसे ये रेलवे ट्रैक की ये लाइन्स है वो डार्क है, इसके लिए ये हैंडल का जितना पोर्शन ये वाले लाइंस के ऊपर आ रहा है वो वाला एरिया भी आप देख सकते हो डार्क किया हुआ है। और ये वाली जो स्पेस है रेलवे ट्रैक के बीच वाली वो लाइट है, इसके लिए ये हैंडल जहाँ पे भी लाइट पोर्शन पे ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे ये हैंडल को भी लाइट कलर किया हुआ है। तो इस तरह से आपको वो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट जो है ना वो आपके डिज़ाइन में मेंटेन करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अभी ये डिज़ाइन जो हम लोग ने बोला कि इसमें अच्छे से कलर्स को हैंडल नहीं किया हुआ है, कहीं पे भी कलर मार दिया, उसके पीछे नॉलेज नहीं है कलर स्कीम्स का, तो वही आप देख लो। अगर मैंने इसको यहाँ पर जेलेटिन पेपर अगर इसके ऊपर ऐड कर दिया एक रेड कलर का, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर कितना डिफरेंस आ गया है। लाइक ये वाले जो कलर्स है उसमें थोड़ा रेडिश टोन आ गया। लाइक वही अगर मैं समझो यहाँ पे एक ब्लू कलर का जेलेटिन पेपर ऐड कर दूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये जो है वो एरिया जो है वो थोड़ा ब्लूइश के टूवर्ड जा रहा है। उसके कलर्स में आप डिफरेंस देख सकते हो। जैसे ये वाला पिंक है और यही पिंक अगर जब यहाँ पे गया उसका कलर देखो आप थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये जो चेंजेस है ना वो आपको दिखाने आने चाहिए। जैसे अब ये ग्रीन कलर है, मैंने इसके ऊपर अगर ऐड किया तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है वो एक्सट्रीम डार्क हो गया, ये वाला जो है वो एक्सट्रीम डेप्थ में हो गया, लोकी में हो गया। तो इस तरह से आपको वो कलर को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हो अभी फ्रेम में ये कलर्स इस तरह से भी कुछ आप सोच सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे रेड कलर्स में पूरा मैंने हैंडल किया हुआ है या फिर यहाँ पे ब्लू कलर में थोड़ा हैंडल किया हुआ है, उस तरह से आपको सोच के कलर्स को यूज़ करना रहता है, ना कि ऐसे ही रैंडम कहीं पे भी मार दिया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है कलर ग्रेडेशन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सर्कल है यहाँ पे ग्रेडेशन यूज़ किया हुआ, हाफ टोन यूज़ किया है। जैसे ये येलो से लेके ऑरेंज टूवर्ड्स जा रहा है, एक ग्रेडेशन क्रिएट किया है। तो आप अपने कलर्स जब आप कलर करो डिज़ाइंस में तो आप उसमें कुछ ऐसे ग्रेडेशंस भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्लैट कलर्स ही मारने हैं। जैसे अभी ये वाली डिज़ाइन भी देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में यहाँ पे मजेंटा टूवर्ड्स ब्लू, सियान की टूवर्ड्स जा रहा है ये बैकग्राउंड। तो इस तरह से यहाँ पे एक ग्रेडेशन क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टेक्सचर्स के ऊपर। तो टेक्सचर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे ये पीकॉक का ये जो 2D डिज़ाइन है, तो ये टेक्सचर्स आप देख सकते हो पीकॉक के जो फेदर्स होते हैं उसके ही टेक्सचर्स बनाए हैं। तो जब भी आप टेक्सचर्स बनाओ तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि ऐसा नहीं कि कोई भी टेक्सचर्स बनाओ, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड वो टेक्सचर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पीकॉक है तो पीकॉक के फेदर्स को ही मैंने टेक्सचर के लिए यूज़ किया हुआ है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिया और टेक्सचर बना दिया। वैसे ही और है, आगे जाते हैं। जैसे ये है टी का है ये 2D डिज़ाइन। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो जाली रहती है जिससे हम टी को ये करते हैं, तो उसका जो टेक्सचर रहता है जाली जाली का, तो वही टेक्सचर को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी थोड़ा टेक्सचर दिया हुआ है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको वो थोड़ा बैलेंस करना आना चाहिए, और टेक्सचर जब भी करो तो वो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड ही हो, ना कि ऐसे ही रैंडम कुछ भी हो। तो अभी हम लोग ने ये तो देख लिया कि एक डिज़ाइन को इफेक्टिव कैसे बनाना है। तो अभी हम देखते हैं कि उसे टाइम के अंदर पूरा कैसे करना है, क्योंकि भले ही आपका डिज़ाइन कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर वो टाइम के अंदर पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके कोई मतलब नहीं है। इसके लिए अभी हम देखते हैं कि उसे टाइम के अंदर कैसे पूरा किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने CET की एग्ज़ाम दी थी, तो उसके लिए हमें 1 आवर 30 मिनट्स मिलता था एक डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में हमें हमारा ड्राइंग पूरा कंपोज करके रेडी करना है और बचे हुए 1 घंटे में उसे कलर करना है। तो अब आपके एग्जाम के हिसाब से आप आपके खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो जैसे आप ये ड्राइंग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर, तो ये 1 घंटे में पूरी की हुई डिज़ाइन है। क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे होता है, हम लोग लर्निंग स्टेज पे होते हैं तो हमारा टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं होता है, तो हमको एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में लर्निंग के फेज पे वो सब ठीक है, लाइक स्टार्टिंग में जब भी आप प्रैक्टिसेस करो जो भी हम लोग ने अभी दिखाया है, तो वो सारे विदाउट टाइम लिमिट ही करना, क्योंकि उस समय आपको लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि टाइम के अंदर कंप्लीट करने पर। लेकिन जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए कि अभी मुझे अच्छे से डिज़ाइन एक कंपोज करनी आ रही है, तभी आप टाइम लगा के कर सकते हो। जैसे अभी ये वाली डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, इसमें भी 45 मिनट्स लिखा हुआ है, थोड़ा टाइम कम हुआ, 1 घंटे से 45 मिनट्स तक आ गई और एक डिज़ाइन को कंप्लीट किया। वैसे ही धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपकी
टाइमिंग जो है वो कम होती जाएगी। जैसे अभी ये वाली डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, इसके यहाँ पे बाजू में लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है 30 मिनट्स। तो ये वाली डिज़ाइन जो है वो 30 मिनट्स में कंप्लीट किया है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आप भी ऐसे साइड में टाइम लगा के उसको मेंशन करके रखो कि ये वाली डिज़ाइन मैंने कितने टाइम में कंप्लीट किया है, ताकि आगे जाके आपको ये हेल्प हो कि आपको पता चले कि आपको कितना टाइम लग रहा है एक डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। और फिर जब आपको लगे कि एग्ज़ाम 2 हफ्ते पे आ गई है, तो तब आप टाइम लगा के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो पूरा कलर वगैरह करके। जैसे अभी ये वाला आप देख सकते हो 1 आवर 50 मिनट्स लिखा है, ये पूरा कलर किया हुआ डिज़ाइन है, जैसे ये है। तो अगर आप एक्स्ट्रा टाइम ले भी रहे हो तो वैसा मेंशन करो। जैसे अभी ये वाली डिज़ाइन आप देख सकते हो 1 आवर 40 मिनट्स लिखा है, तो ये वाली डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए 1 आवर 40 मिनट्स मेरे को लगा है। और मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप एग्जाम में वाटर कलर्स यूज़ करो, बिकॉज वाटर कलर्स कैसा है ना कि उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आप पोस्टर कलर यूज़ करोगे तो आपकी डिज़ाइन डेफिनेटली फिनिश दिखेगी बहुत, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क है कि आपकी डिज़ाइन इनकम्प्लीट छूटे। फिर जैसे ये है, तो कई बार क्या हो जाता है कि हमें टाइम प्रेशर की वजह से बहुत मतलब इतना टाइम प्रेशर हो जाता है कि हम लोग की जो डिज़ाइन है वो फेल होने लग जाती है। जैसे अभी ये वाली डिज़ाइन देख सकते हो, मेरी उसी तरह की थी, टाइम प्रेशर की वजह से ये डिज़ाइन जो है ना मेरी फेल गई थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1 आवर 30 मिनट्स तो लिखा है, टाइम के अंदर कंप्लीट तो की थी, लेकिन वो अच्छे से हुई नहीं है। इसके लिए आप भी टाइम लगा के तब प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपकी डिज़ाइन अगर फेल भी जा रही है तो वो प्रैक्टिस के टाइम पे जाए, ना कि एग्जाम हॉल में डायरेक्टली आपकी एग्जाम ड्राइंग फेल जाए। जैसे अभी ये वाली ड्राइंग आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 1 आवर 30 मिनट्स। तो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिसेस करो। और अगर आप स्लो हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो पाएगी टाइम के अंदर, तो आप ट्राई करो कि आप लिमिटेड एलिमेंट्स उसमें डालो। जैसे आप ये वाली डिज़ाइन में देख सकते हो, ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स लिए नहीं है, 4-5 फॉर्म्स डाल के एक डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो आप भी इसी तरह से सिंपल डिज़ाइन लो, ताकि आपके एग्जाम में डिज़ाइन जो है वो टाइम के अंदर कंप्लीट हो सके। जैसे आप ये वाली डिज़ाइन भी देख सकते हो। और आप इतने सारे जब आप प्रैक्टिसेस करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से कलर स्कीम मुझे ज़्यादा सूट करती है, या कौन से कलर स्कीम में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। तो वो वाली कलर स्कीम ही आप एग्जाम में जाकर डिलीवर करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कोई पर्टिकुलर कलर स्कीम आती नहीं है कि आपको यही कलर स्कीम में करना है। आप कोई भी कलर स्कीम कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि एग्जाम के एक दिन पहले से ही वो कलर्स बना के लेके जाओ घर से, ताकि आपका टाइम बचे। वो कलर्स बनाने में आपका जो टाइम वेस्ट जाता है ना, वो आपका टाइम आप कलर करने में यूटिलाइज कर सको। जैसे अब ये वाली डिज़ाइन भी है, तो मेरा पहले से मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरे को ये वाली कलर स्कीम मेरे को अच्छे से आती है, तो मैंने एग्जाम में भी यही कलर स्कीम की थी। अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा जो मैंने एग्जाम में मेरी डिज़ाइन की थी। आउट ऑफ 50 मुझे 35 मार्क्स मिले। तो सोचो, इतने सारे प्रैक्टिसेस करने के बाद भी मुझे 35 मार्क्स मिले, तो आपको कितने ज़्यादा प्रैक्टिसेस करने चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ मेरे अप्लाइड आर्ट के वर्क दिखाती हूँ कि अभी तक हम लोग ने जो भी सीखा वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसे इम्प्लीमेंट करके हमें आगे जाके कैसे यूज़ होता है। तो जैसे अभी ये हमारी एक असाइनमेंट थी, जिसमें हमें कहा गया था कि कोई भी एक इमेज निकालो। जैसे आप ये देख सकते हो, मैंने ये वाली इमेज निकाली थी, और उसको देख के आपको जो भी कीवर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे नोट डाउन करो, और उसमें से कोई भी 2 कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कुछ फॉर्म्स बनाओ। जैसे आप देख सकते हो, मैंने 2 वर्ड्स सिलेक्ट किए थे, एक फैमिली टाइम और एक म्यूजिक। तो उसके ऊपर मैंने ये फॉर्म्स बनाए थे। फैमिली टाइम के ऊपर ये वाला फॉर्म बनाया था, और म्यूजिक के ऊपर ये वाला फॉर्म। और वैसे ही मैंने ऑप्शनल कुछ और भी फॉर्म्स बनाए थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला एक फैमिली टाइम के लिए एक फॉर्म बनाया था, और ये म्यूजिक के लिए एक फॉर्म बनाया था। तो हमें क्या कहा गया था कि इसके बाद आपको ये दोनों फॉर्म्स को कंबाइन करके एक नया सिंबल बनाना है। जैसे हम लोग ने फ्यूजन सीखा, उसी तरह से ये दोनों फॉर्म्स को फ्यूजन करके एक अलग नया क्रिएट करना था सिंबल। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाले जो सिंबल्स है वो ये दोनों का फ्यूजन करके ये वाला सिंबल मैंने बनाया था म्यूजिकल फैमिली करके। और ये वाला जो फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म को मिला के ये वाला सिंबल बनाया था। तो आप देख सकते हो कि कैसे अभी आप जो भी सीख रहे हो, जैसे फ्यूजन बनाना हो या फिर फॉर्म्स बनाना हो, वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके कैसे यूज़ होती है। फिर इसको यूज़ करके हम लोग ने एक रेस्टोरेंट का सिंबल बनाया, और उसी तरह से एक नया सिंबल भी ट्राई किया था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक अलग ऑप्शन बनाया था, और फिर उसको हम लोग ने एक सिम्फनी फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से उसे एक लोगो की तरह क्रिएट किया हुआ था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये वाली असाइनमेंट आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे जैसे हम लोग ने सीखा कि फॉर्म्स कैसे बनाना है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो शूज़ है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे लेटरिंग है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, और वो टेक्स्ट मैटर के मदद से ये शूज़ बनाया हुआ है। और जैसे मैंने आपको बोला कि हमको कुछ सपोर्टिव फॉर्म, सपोर्टिव एलिमेंट्स भी यूज़ करना है। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्टिव लाइंस जो है, स्पीड के लाइंस है, वो कैसे यूज़ करके वहाँ पे उसका एक फील क्रिएट करने की कोशिश की है, रनिंग का फील देने की। रूल ऑफ थर्ड सीखा, तो उसी तरह से ये जो है ना, रन स्मार्ट, ये जो हेडलाइन है वो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से यहाँ पे प्लेस की गई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे ग्लिच का इफेक्ट क्रिएट किया है, ताकि वो जो है वो और एक्सप्रेस हो सके, वो हेडलाइन जो स्पीड का, जो रनिंग का जो फील है उसमें वो और अच्छी तरीके से आ सके।
तो ये मेरी और एक असाइनमेंट है जो मैंने थर्ड ईयर में की थी। तो हम लोग को कहा गया था कि हमें मैट पेंटिंग क्रिएट करना है। तो ये डिजिटल वर्क है, लेकिन इसमें फिर भी हम लोग ने जो भी सीखा वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की गई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग ने सीखा कि हमारे डिज़ाइन में हमको एक फोकल पॉइंट क्रिएट करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे ये वाले डिज़ाइन में यहाँ पे ये फोकल पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे सन है और उसके रेज है। और जैसे हम लोग ने बोला कि फोकल पॉइंट को एक फोकस क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, उसमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की ज़रूरत है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्राइट कलर यूज़ किया है और पूरे बैकग्राउंड में जैसे आपको दिखेगा जैसे आप डल कलर या डीप कलर्स यूज़ किए गए हैं। और वैसे ही और एक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे येलो है, मतलब यहाँ पे वार्म कलर का यूज़ किया हुआ है और बैकग्राउंड में पूरा कूल कलर स्कीम का यूज़ किया गया है। तो आप इस तरह से कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट कर सकते हो। फिर जैसे हम लोग ने बोला कि हम फोकल पॉइंट 1 और फोकल पॉइंट 2 सेट कर सकते हैं, वैसे ही कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होगा। उसका इंपॉर्टेंस हमें थोड़ा कम रखना था, इसके लिए उसको आप देख सकते हो कैसे ब्लर किया हुआ है, उसको बैकग्राउंड में फेड आउट किया है, जैसे उसका लो कॉन्ट्रास्ट सेट किया हुआ है। तो उसी तरह जैसे हम लोग ने बोला कि हमें आपके डिज़ाइंस में साइज़ वेरिएशंस या रिपीटेशंस करने चाहिए, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फिशेस है आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसमें कैसे रिपीटेशंस किए हैं, उनके साइजेस में भी आप देख सकते हो कैसे वेरिएशंस है। उसी तरह से जैसे हम लोग ने बोला कि हमें हमारे एलिमेंट जो है वो फ्रेम में से कट होने चाहिए या फिर फ्रेम के अंदर आने चाहिए। तो जैसे आप ये यहाँ पे ऑक्टोपस देख सकते हो, ये फ्रेम में से कैसे आधा कट हुआ है। फिर हम लोग ने बात किया था फ्लो और एक रिदम की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ट्रेन है उसमें आपको एक रिदम दिखाई दे रहा होगा, एक फ्लो दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग अभी सीख रहे हो, जो भी तुम लोग अभी सीख रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके यूज़ होने वाली है। और फिर जैसे हम लोग ने बोला कि हमें कलर को बैलेंस करना आना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो येलो कलर यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि येलो कलर कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। जैसे ये कार है, यहाँ पे भी येलो कलर यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसकी जो टोनल वैल्यू है वो कंपेरेटिवली थोड़ी डल रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग्स है उसके विंडोज़ में भी येलो कलर्स वगैरह है, लेकिन उसका जो कंपेरेटिवली वैल्यू है ना, वो थोड़ा लो सेट किया हुआ है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, रूल ऑफ थर्ड को यूज़ करके ये जो स्काई वाला एरिया जो है और ये वाटर का जो एरिया है नीचे का उसे सेपरेट आउट किया गया है। जैसे आप देख सकते हो, ये ऊपर का स्काई है वो 1/3 पार्ट में है फ्रेम के, और ये जो नीचे का जो है वो 2/3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप ये सीख रहे हो, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करके ही ये डिज़ाइन को बनाया गया है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी आप जो भी सीख रहे हो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके काम में आएगी। और जो भी मैंने वो टाइम पे सीखा वो सारी चीज़ें मुझे आगे जाके हेल्पफुल हुई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैट पेंटिंग में है कि कितना ज़्यादा वो इफेक्टिव दिख रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक नॉलेज है, एक अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाई दे रही है। उसके पीछे के जो बेसिक फंडामेंट्स है वो सारे मेरे ऑलरेडी क्लियर हुए थे, इसके लिए मैट पेंटिंग इतनी इफेक्टिव दिख रही है। तो अगर आप भी आपके फंडामेंट्स क्लियर करोगे तो आपकी डिज़ाइन भी डेफिनेटली अच्छी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और हमें भी हेल्प हो, ताकि हम भी आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि हमारा मेन एम वही है कि हम आप जैसे लोगों की हेल्प करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप में से कोई है जो सच में ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस कर रहा है, जो भी हम लोग ने बताया वो सब फॉलो कर रहा है, तो आप आपके प्रैक्टिसेस हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग का चैनल नया है तो फिलहाल वो बनाया नहीं है टेलीग्राम चैनल वगैरह, लेकिन जब बन जाएगा तब हमें आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।